हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 23। ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने रिवीजन किया था, है ना। और आप कॉपी और पेन लेकर के सेट लगाइएगा, ठीक है। जिसका जितना मार्क्स आए आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, एक और बात है कि हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिकी, है ना, जिसमें आता है, उसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है ना, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सेट है, यानी 10 सेट है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन है आपका टोटल जो क्वेश्चन है एक मॉक टेस्ट में, यानी एक सेट में, तो 60 क्वेश्चन है, जिसको पूर्ण रूप से सिलेबस पर आधारित बनाया गया है, जिसमें इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, साइंस का 10 और जीके का 5 और मैथ का 20 और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, है ना। अगर आप इस मॉक टेस्ट को कर लेते हैं, है ना, आपकी 90% यानी 90% की जो तैयारी है वो बिल्कुल हो जाएगी, है ना, लगभग हो जाएगी। अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी है यानी फॉर्म है उसको भरा है, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, है ना। इसको लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक यंत्र, है ना। हाइड्रोलिक यंत्र इनमें से किस पर आधारित होता है, यानी हाइड्रोलिक जो यंत्र होता है ना, वो किस पर आधारित होता है। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक जो होता है ना, हाइड्रोलिक यंत्र आप लोगों ने देखा होगा, जो ये आजकल ज्यादातर जो ट्रक हैं, है ना, ये सब हाइड्रोलिक से चलती हैं, नहीं, है ना। तो वो सब जो है हाइड्रोलिक किससे आधारित है, तो है पास्कल के नियम पे चलता है ना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दो तरंगे ए और बी की आवृत्तियां 500 हर्ट्ज तथा 1000 हर्ट्ज है। तो अब बताइए मतलब उनकी स्थिति कैसी होगी, है ना। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, दोनों बराबर होगी, है ना। 500 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज की जो आवृत्तियां हैं ये क्या होती हैं, दोनों बराबर होती है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मनुष्य रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ना। एक मनुष्य है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और स्टेशन की ओर आती हुई जो गाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी की सीटी, मतलब रेलगाड़ी जो है अपनी सीटी बजा रही है, तो सीटी कैसा सुनाई देगा उसे, है ना। वास्तविक आवृत्ति से अधिक, है ना, कि वास्तविक आवृत्ति के बराबर, कि वास्तविक आवृत्ति से कम, है ना, कि निम्नलिखित में से कोई नहीं है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक आवृत्ति से अधिक। देखिए इसमें क्या होता है, जब ट्रेन जो होती है ना, दूर होती है, तो और हमें ट्रेन की सीटी यानी जब आवाज सुनाई देता है तो लगता है पास आ गई है ना। तो यही क्वेश्चन है हमारा कि एक मनुष्य रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और स्टेशन की ओर आती गाड़ी यानी रेलगाड़ी जो उसकी सीटी बजा रही है, तो क्या होता है, उस स्थिति में वास्तविक आवृत्ति जो होती है उसकी अधिक होती है ना, क्योंकि वो दूर होते हुए भी क्या लगता है कि बहुत पास आ गई है, मतलब उसका जो आवाज है यानी उसका जो सीटी है बहुत ही नजदीक हमें सुनाई देता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, साइक्लोट्रॉन, यानी साइक्लोट्रॉन एक यूनिट है किसकी, है ना। साइक्लोट्रॉन जो है एक यूनिट है किसकी। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, साइक्लोट्रॉन जो है वो आयनों के वेग को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। साइक्लोट्रॉन जो है एक यूनिट है, वो आयनों के वेग को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट का वीडियो 1 से 22 तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे मॉक टेस्ट के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, उनका 2 रिवीजन भी कराया गया है। मॉक टेस्ट लगा करके आप 2 रिवीजन जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नाभिकीय संयंत्र में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। जो नाभिकीय संयंत्र है
नाभिकीय जो संयंत्र है उसमें भारी जल का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, क्या होता है, D2O, है ना। भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप बताइए। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ना भारी जल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर पर, है ना, रेडियो एक्टिव प्रभाव को नापा जाता है किससे, है ना। मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य के शरीर पर रेडियो एक्टिव प्रभाव को मापा जाता है, कैसे, किसके द्वारा, क्यूरी के द्वारा, बैकरल के द्वारा, रॉन्टजोन के द्वारा, बताइए किसके द्वारा मापा गया था, है ना। किसने मापा था, तो मापा था बैकरल ने, हेनरी बैकरल, यानी रेडियो एक्टिविटा की जो खोज की थी, है ना, रेडियो एक्टिविटी उसका भी खोज किया था किसने, हेनरी बैकरल। क्वेश्चन वही है, मतलब उसको थोड़ा इधर उधर कर दिया है ना। मनुष्य के शरीर पर रेडियो एक्टिव प्रभाव को मापा जाता है किसके द्वारा, बैकरल से, है ना, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऑक्सीजन मिश्रण वह निष्क्रिय गैस कौन सी, मतलब ऑक्सीजन मिश्रण वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है ना। जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगी, ठीक है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होता है उनको दिया जाता है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा हीलियम, ठीक है। हीलियम जो है ये मतलब अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। हीलियम जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनको दिया, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग सुने होंगे जो गोताखोर होता है, क्वेश्चन और बनता है, गोताखोर, ठीक है, अपने साथ समुद्र में कौन कौन से गैस लेकर के जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को लेकर के जाते हैं, वही है ये जो सांस लेने में भी ये भी हमें सहायता करता है, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है किस माध्यम द्वारा, है ना। सूर्य से ऊष्मा किस माध्यम से पहुंचती है, आप बताइए। माध्यम जो होते हैं कितने हैं, चालन, संवहन और विकिरण, आप बताइए किस माध्यम से, ठीक है, किस माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंची है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए होगा, विकिरण द्वारा। सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है, किस मीडियम से आता है, तो होता है कौन से माध्यम से, तो है विकिरण माध्यम से, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्य का जो ताप है किससे मापा जाता है, उच्च विकिरण मापी, या है ना, या पायरोमीटर जिसे बोलते हैं, पायरोमीटर से जो है ना, पायरोमीटर से सूर्य की विकिरण मापी जाती है या उसका ताप मापा जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे की ओर देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन है, वाहन में, है ना, यानी जो गाड़ी होती है, जो कार होती है, या जो भी वाहन है ना, व्हीकल्स, उनको पीछे के लिए साइड मिरर होता है, साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सी, उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी वस्तु की अगर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, उसका संवेग क्या हो जाता है, अब बताइए। देखिए इसका जो संवेग होगा 2 गुना हो जाता है ना, 2 गुना, 4 गुना जब उसका गतिज ऊर्जा रहेगा उसका संवेग क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, शरावती परियोजना, है ना, शरावती परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, देखिए शरावती परियोजना जो है वह कर्नाटक में, है ना, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। और पूछ देगा शरावती परियोजना किस नदी पे है, तो वह शरावती नदी पे, शरावती नदी पर ही है। और इस पे कौन सा क्या है, तो जोग या गरसप्पा का नाम सुना होगा, जोग गरसप्पा जो जल प्रपात है, जोग गरसप्पा का जो जल प्रपात है वो इसी नदी पे है
है ना, शरावती नदी पे। और ये जोग गसप्पा कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि जोग या गसप्पा जो है कहाँ है? तो है कर्नाटक में। और किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 12, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से प्रमुख भाषा कौन कौन सी बोली जाती है बताइए। देखिए, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा है वह है तेलुगु और उर्दू, है ना, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलुगु और उर्दू। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा है? किस राज्य का सीमा क्षेत्र जो है वह सबसे बड़ा? देखिए, यह है राजस्थान, है ना, इसलिए हमारा मतलब सबसे बड़ा जो है, किस राज्य का सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो है राजस्थान, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यही है, राजस्थान। अब पूछ देगा जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला, क्योंकि हमें सब जिलों की संख्या सबसे अधिक है ना, और जनसंख्या भी अधिक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है 1954 का जो वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? है ना, देखिए इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का 1854 में, है ना, 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, और ये हमने मॉक टेस्ट में करा भी, आपका टेस्ट जो टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट, उसमें करा भी दिया है। वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1854 में, है ना। और अब देखिए, वुड डिस्पैच जो लागू हुआ था, है ना, उनके मूल्यांकन के लिए किस आयोग यानी उसकी जांच पड़ताल के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो था हंटर आयोग, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, हंटर आयोग का गठन किया गया था वुड डिस्पैच की मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के दौरान, है ना, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और ये कब गाया था? 1896 में गाया गया था, सॉरी हाँ 1896 में गाया गया था पहली बार। ठीक है, और राष्ट्रीय गान की बात करेगा तो राष्ट्रीय गान 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, अब देखिए, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, है ना, वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ, है ना, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन है ये। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? है ना, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र की रचना की थी किसने? चाणक्य ने, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर है। अब बात करें तो चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, है ना। और पूछ देता है कभी कभी कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? देखिए, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। ठीक है, और भी नाम थे, तो मुख्य रूप से ज्यादातर यही पूछता है कौटिल्य किसका नाम था, और चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है ना, अरब सागर की रानी, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम के व्यू से है, इसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए, अरब सागर की रानी किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कोच्चिन को, है ना, कोच्चिन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, अरब सागर की रानी कोच्चिन। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी? ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अब बताइए, यह भी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो देखिए, ऑक्सीजन का जो खोज किया था वो किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, है ना, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। देखिए, अगर आप लोग सेट अगर आप लोग लगा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, है ना, पॉज करके आप सेट लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है 1 से 22 तक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और उसके लिए उसका 2 रिवीजन सेट भी दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज का 19 ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना,
ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो लिटरेचर यानी साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दिवस। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दिवस यानी आईसीसी कहां पर स्थित है? ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दिवस, सॉरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी, है ना, कहां पर स्थित है? अब बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ है, दुबई में स्थित है। आईसीसी का जो है ना परिषद है वो कहां है? दुबई में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है शतरंज, शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन था? यानी शतरंज जो खेल है वो किस देश से शुरुआत हुआ? अब बताइए। देखिए शतरंज जो है कहां से शुरुआत हुआ था, तो ये हुआ था अपना भारत से, है ना, भारत से ही शुरुआत हुआ था शतरंज का। और विश्वनाथन आनंद भी जो थे वो शतरंज से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी देता है विश्वनाथन आनंद का संबंध किस क्षेत्र से है, तो है शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय। देखिए ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है, या फिर ये कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये जो है द हेग यानी हेग में स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख्यालय होगा ये। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह द हेग में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, इसे बोलते हैं आईएमएफ। आईएमएफ ये भी दे सकता है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो है वाशिंगटन, है ना। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी होता है। ठीक है, ऐसे वाशिंगटन है, और हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आज हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस, है ना, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है बताइए। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, इसने हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी, है ना, यानी जो जीडीपी होता है इसका पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप। अब देखिए इसका जो हिंदी में से बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और जीडीपी का जो पूर्ण रूप होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज हम किए हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, आप सेट लगाएं। ठीक है, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।